सो हे एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस हाईटेक वर्ल्ड में होता क्या है कि हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कवर करते जा रहे हैं, लेकिन ये भूलते जा रहे हैं कि हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा एडवांस है आज की डेट में। इसका बेस क्या था, मीन्स कि ये कहाँ से शुरू हुई थी। मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ ऐसी भी हैं जो कि आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं और वो चीज़ पहले ही यूज़ हो चुकी हैं। आप लोग इस चीज़ से शॉक हो जाओगे कि यार जो चीज़ आज हमने डिस्कवर्ड की है वो पहले कैसे यूज़ हो गई, पुराने ज़मानों में किस तरीके से यूज़ हो रही थी। मीन्स कि मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रंथ, वेद, इन सब चीज़ों की विद्या जो भी थी पुराणों की विद्या, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में इतना इन ब्रीफ समझाया हुआ है कि आज की टेक्नोलॉजी एंशंट इंडियन टेक्नोलॉजी के सामने कहीं नहीं टिकती। मीन्स कि इतनी ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी एंशंट टेक्नोलॉजी। तो इसी चीज़ को आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्यों हमारे देश को इस चीज़ में प्रायोरिटी नहीं मिल पाई और क्या क्या ऐसी मेन टेक्नोलॉजीज़ थी जो कि हमारे हाथों से छूट गई। तो इसी के साथ अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो यार आज आप लोगों को पता है कि हमारे देश में लगभग 80% लोग जो हैं वो हिंदू हैं। तो हुआ क्या है कि आप लोगों को पता है कि हमारे वेद पुराणों में ऐसी ऐसी विद्याओं का जिक्र किया हुआ है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईटेक और एडवांस थी। महाभारत को उठा के देख लो आप लोग, ठीक है, उसमें ही कितनी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, कितने ऐसे मेथड्स हैं जो कि एक साइंटिफिक वे में माने जाते हैं। तो हुआ क्या कि हम लोग पहले क्या थे, इतने ज़्यादा, अब जितने ज़्यादा हम अभी नॉलेजेबल हैं उतने पहले नहीं थे। उस टाइम पे ज़्यादातर जिनके पास हाईटेक नॉलेज थी वो थे ऋषि मुनि, जिनके पास की मतलब जितनी भी विद्या ज्ञान को ग्रहण करते थे वो सारे के सारे वेद पुराणों एक किताब में लिख लेते थे। तो हुआ क्या कि उसके बाद जब ब्रिटिशर्स का राज आया इंडिया के अंदर तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों पे गुलामी करना शुरू कर दिया। जब उनके यहाँ से जाने का टाइम आया तो वो साथ में क्या ले गए थे यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा सोना। हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा सोना लूट के ले गए। हमें सिर्फ ये चीज़ें बताई गई, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अंग्रेज़ सोने के साथ साथ यहाँ से ग्रंथ, पुराण और वेद की विद्या वो भी अपने साथ ले गए थे। भले ही उनको कुछ समझ में नहीं आया जब उन्होंने उन पुराणों में देखा, उन किताबों में देखा कि इसमें कुछ ऐसे डायग्राम्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी हाईटेक और एडवांस दिख रहे हैं, देखने में ऐसा लग रहा था उनको, तो इसीलिए वो चीज़ अपने साथ वहाँ ले गए। और हुआ क्या कि कुछ चीज़ें उन्होंने उस ग्रंथ और वेदों में से तो डिकोड कर दी। अब डिकोड कुछ ही चीज़ें इसीलिए हो पाई क्योंकि पूरी ग्रंथ और वेद जितनी भी विद्या वो सारी की सारी उसमें लिखी हुई थी, वो सारी की सारी संस्कृत में थी, प्योर संस्कृत में। तो अब ब्रिटिशर्स को तो समझ में आया नहीं होगा इतना। बेसिकली उन्होंने क्या किया होगा कि किसी ट्रांसलेटर को रखा होगा, वो समझा रहा होगा जितना उससे समझ में आया होगा। और ऐसे नहीं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का पूरा वहाँ पे उन्होंने एक मेथड दे दिया कि किसी को इस तरीके से बनाना है। आप लोगों को भी पता है कि ग्रंथ वेदों की विद्या को समझने के लिए भी एक अलग से नॉलेज चाहिए होता है कि उन चीज़ों को डिकोड किस तरीके से करना है। तो वो चीज़ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए। तो इसीलिए क्या है कि वो जितना एडवांस हो सकते थे वो अभी इस टाइम पे हो चुके हैं। और आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स जितने भी हैं वो कितने ज़्यादा एडवांस हैं इंडिया से। वो इसीलिए क्योंकि वो हमारे देश की एंशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को ही अपना करके अपने देश में अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि वो इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं इस टाइम पे। देखो काफ़ी ज़्यादा पुराणों में क्या है कि टेक्नोलॉजी का जिक्र किया हुआ है, जैसे कि पुष्पक विमान हो गया। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी कि जो मतलब इंसान के दिमाग से अलग थी। हमने उस चीज़ को एक नाम दे दिया था, वो था जादू। लेकिन आज की डेट में हम लोग क्या बोलते हैं कि जादू एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी साइंस है जिसको आज तक इंसान समझ नहीं पाया है। तो जिस दिन इंसान उस चीज़ को समझ जाएगा तो वो भी साइंस की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अब ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी कि जो कि उन ग्रंथ और वेदों के अंदर क्रैक करना आम इंसान के लिए मुश्किल था। इसीलिए ऋषि मुनियों ने एक अपनी अलग ही लैंग्वेज में, मीन्स संस्कृत लैंग्वेज में ही उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। बट क्या हुआ कि उस चीज़ को डिकोड करना, एक तरीके से उन वर्ड्स को डिकोड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए क्या हुआ था कि ये सब चीज़ें हुई और जितनी चीज़ें डिकोड हुई वो आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस है आज की डेट में ब्रिटिशर्स के पास। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि इंडियन माइथोलॉजी के अंदर पाई गई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनमें कि अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के बारे में लिखा गया है, मीन्स कि अलग अलग विमानों के बारे में लिखा गया है। इनफैक्ट विमान शास्त्र नाम का एक लेख भी लिखा हुआ है जो कि कहा जाता है कि वो लेख पांडव के गुरु जो द्रोणाचार्य थे उनके पिता महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखी गई थी वो चीज़ें। और उसमें काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स के बारे में लिखा हुआ था। मीन्स कि जितने भी आज की डेट में हम लोग ये एयरक्राफ्ट देखते हैं ना, एरोप्लेन्स, जेट, फाइटर जेट, ये सब चीज़ें,
उसमें काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स के बारे में पहले से नॉलेज दी गई थी। और उसी लेख की मदद से एक मुंबई के शिवकर बापूजी तलपड़े ने क्या किया था कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही जो एयरप्लेन है उसका डिस्कवर कर दिया था, उस एयरक्राफ्ट का डिस्कवर कर दिया था। मीन्स कि 8 साल पहले ही उस एयरक्राफ्ट को बना दिया था। लेकिन क्या है, वो कुछ ही हाइट तक उड़ पाया, उसके बाद वो क्रैश हो गया। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था, तो क्या हुआ कि उन्होंने उनका जो पेटेंट था उसको दबा दिया। उस टाइम पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ना मिलने के कारण और पेटेंट को एक्सेप्ट ना करने के कारण क्या हुआ कि वहाँ के राजा को बोल करके ब्रिटिशर्स ने उसके पेटेंट को गिरा दिया। और साथ ही साथ में ऑब्वियस बात है कि उस पेटेंट को चुरा भी लिया होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों को पता है 8 साल बाद राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने एरोप्लेन का जो डिस्कवरी की थी वो करके उसके बाद क्या है कि अपने नाम पे उस पेटेंट को रजिस्टर्ड कर लिया। तो मे भी क्या पता कि पेटेंट चोरी ना हुआ हो, बेसिकली राइट ब्रदर्स ने खुद से डिस्कवर किया। बट एक चीज़ मैं कंफर्म आपको कर दूं कि सबसे पहले एक एयरक्राफ्ट की डिस्कवरी हुई थी, वो इंडिया के अंदर हुई थी राइट ब्रदर्स की डिस्कवरी के 8 साल पहले। पर आप सभी ने टाइम ट्रैवलिंग और साथ ही साथ में टेलीपोर्टेशन, इन चीज़ों के बारे में सुना होगा। आप लोगों को पता है कि हाँ ये चीज़ें होती है, लेकिन आज की डेट में और आज की टेक्नोलॉजी के साथ टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवलिंग करना नामुमकिन है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि कई वेदों में ऐसा लिखा भी हुआ है कि समय यात्रा और इधर से उधर एकदम से पहुंच जाना किसी दूसरी जगह पे पल भर में, इन सब चीज़ों का जिक्र वेदों में किया हुआ है। सिर्फ जिक्र किया हुआ है कि ऐसा नहीं कि इसकी पूरी गाइड उन्होंने भर दी वहाँ पे कि मतलब किस तरीके से टाइम ट्रैवल करना है, किस तरीके से टेलीपोर्टेशन करनी है। देखो, क्योंकि ऐसी नॉलेज है जिसको कि क्या है कि शेयर नहीं किया जा सकता। अगर ये हर किसी के पास ये नॉलेज पहुँच गई कि किस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं, तो क्या हुआ कि भाई दुनिया में तबाही आ जाएगी कि हर कोई टाइम ट्रैवल कर रहा है, हर कोई अपने पास टाइमलाइन को छेड़छाड़ कर रहा है, 10 तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज़ें क्या है कि पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देगी। इन चीज़ों का सिर्फ जिक्र हुआ है वेदों में। और ये चीज़ें पहले जितने भी पहले के लोग थे, पहले के ऋषि मुनि या पर भगवान कह लो, वो सब ये चीज़ें करते थे। तो तभी ये चीज़ें वेदों में इन चीज़ों का उल्लेख है। और मेरा मानना ये है कि शायद ये सब चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि कोई हाईली इंटेलिजेंट ही हो सकता है जो कि इस ज्ञान को समझने की क्षमता रख सकता है, जिसको सही गलत का अंदाज़ा पूरे अच्छे तरीके से हो। वही क्या है कि इन चीज़ों को डिकोड कर सकता है। एक सिर्फ मेथड दिया हुआ है पुराणों में इस चीज़ का कि टाइम ट्रैवल किस तरीके से संभव हो सकती है। मीन्स कि एक्चुअली में हुआ क्या है, इसका मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तमिलनाडु के एक तिरुमलाई जैन मंदिर में क्या है, उस मंदिर की गुफा के अंदर एक चक्रमान बुलाए जाने वाला एक एंशिएंट 3D डायग्राम मिला, जो कि किसी भी एंगल से धार्मिक आर्ट नहीं लगती। वो एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट लगता है कि मीन्स कि एक ऐसी मशीन का पार्ट उस जगह पे ऐसा डिजाइन किया हुआ है जो कि क्या है एक 3D टेक्सचर में बनाया गया हो, जो कि एक मशीन की तरह लगता हो, जिसमें कि रोटर्स, आर्क मैग्नेट्स ऐसी चीजें लगी हुई हैं। मीन्स कि उस डायग्राम में ऐसी ऐसी चीजें लगा करके समझाया हुआ है। और इस मंदिर के जो मेन भगवान है, जैसे कि बोलते हैं हम लोग कि हाँ इस मंदिर में ये भगवान सिचुएटेड है, ठीक है, तो वैसे ही उस मंदिर के जो मेन भगवान थे वो है लॉर्ड वर्धमान महावीर, जो कि क्या है कि पुष्प उतारा एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से धरती में आए थे। आप लोग खुद सोच सकते हो कि जब वो इस धरती पे आए थे, उनका ये मंदिर है, ठीक है, एक ऐसे हाईटेक एडवांस एयरक्राफ्ट में वो इस धरती पे आए थे, किसी और डायमेंशन से टाइम ट्रैवल करके या किसी भी तरीके से आए होंगे। तो वहाँ पे उस मंदिर के उस गुफा के अंदर वो डायग्राम क्या कर रहा था, जबकि वो धार्मिक डायग्राम भी नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में खुद भी सोच सकते हो कि आखिर वो चीज़ वहाँ पे कर क्या रही है। काफ़ी बार हम लोग टीवी में और काफ़ी बार ऐसी चीज़ों बुकों में पढ़ते भी थे कि पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, किसी भी चीज़ पे एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते थे, ऐसे मंत्रों को बोल करके एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते थे जो कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता था। तो हुआ क्या कि ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आज की डेट में साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और उसे एक्चुअली में नाम दिया गया है फोर्स फील्ड टेक्नोलॉजी। फोर्स फील्ड टेक्नोलॉजी या फोर्स फील्ड प्रोटेक्शन कह लो, तो वो एक्चुअली में क्या है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर। वो एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या है कि अभी रियलिटी बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए। वो फोर्स फील्ड कुछ इस तरीके से होगी कि किसी इंसान के ऊपर या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर ऐसी एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी जाएगी कि उसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मीन्स कि वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड के अंदर रहेगी जिससे कि वो सेफ़ रहेगी, बिल्कुल उसको कुछ हार्म नहीं होगा उस मशीन को, ठीक है। जब तक हम उस फोर्स फील्ड की कोडिंग को डीएक्टिवेट ना कर दे तब तक वो डीएक्टिवेट नहीं होगी, और जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी पहले भी डिस्कवर हो चुकी है, जिसको कि हम बोलते हैं ना कि सुरक्षा कवच लगा दिया उस पर, इन भगवान ने उस पर सुरक्षा कवच लगा दिया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बचे हुए हैं। तो वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी, आप लोग सोच सकते हो। और आज की टेक्नोलॉजी में ये इस चीज़ों का सिर्फ जिक्र हो रहा है, इस चीज़ को किस तरीके से करना है ये चीज़ नहीं पता।
तो आप लोग सोच सकते हो कि वो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस है। तो बात करते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स की। आप लोगों को पता है कि आज की डेट में एटॉमिक बॉम्ब्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े धमाके कर देते थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हिरोशिमा नागासाकी जैसे जो एटॉमिक बॉम्ब्स थे उन्होंने कितने बड़े धमाके किए हैं, काफ़ी किलोमीटर्स तक पूरा का पूरा खाक कर दिया था सारा का सारा, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी, डिस्ट्रक्शंस बहुत ही ज़्यादा अप लेवल पे हुआ था। तो क्या होता था कि ये एटॉमिक बॉम्ब्स आज के डिस्कवर नहीं हुए हैं, ये इंडियन माइथोलॉजी में पहले से डिस्कवर्ड हो चुके हैं। वो किस बेसिस में, आप लोगों ने महाभारत तो देखी होगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे जो तीर होते थे, जो एरोज होते थे, वो क्या करते थे, बड़े बड़े डिस्ट्रक्शंस कर देते थे। एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्रों से उनको एक्टिव किया जाता था, उसके बाद छोड़ा जाता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और तबाही साथ में लेके आते थे। तो होता क्या था कि अगर मैं एक साइंटिफिक वे में आपको उन मेथड्स को एक्सप्लेन करूँ तो वो ये होता था कि उन एरोज़ के अंदर, वो जो एरोज़ होते थे उन एरोज़ के अंदर क्या होता था कि केमिकल्स भरे होते थे। वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट नहीं करते थे इस तरीके से। मतलब क्या होता था कि अगर आपस में रखे रखे रिएक्ट कर दिया तो वो तो उनके जो पीछे वो टांगे रहते हैं एरोज़, उसी में फट जाएगा। तो क्या होता था कि जब उनके बैक में वो तीर रखे रहते थे तो वो तीर उस टाइम पे डीएक्टिवेट रहते थे, लेकिन जैसे ही वो उन तीरों को निकाल करके उन मंत्रों को बोलते थे तो वो तीर एक्टिवेट हो जाते थे, और जहाँ पे वो सामने उस तीर को एरो करते थे तो क्या होता था कि वहाँ पे जा करके वो तीर फट जाते थे। अब होता कैसा था, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी ये थी कि उस टाइम पे भी वॉइस कमांड एक्टिवेशन या वॉइस कमांड फंक्शंस का यूज़ होता था। ऐसे कुछ एक्टिवेशन कोड्स बोले जाते थे जो कि वॉइस कमांड फंक्शन या वॉइस कमांड रिकॉग्नाइजेशन के अंदर आते हैं, कि ऐसे वॉइस कमांड्स बोले जाते थे जिसकी वजह से वो तीर एक्टिव होते थे। ऐसे कोड्स बोले जाते थे कि मतलब जैसे ही उन्होंने वो तीर निकाला, फिर उसके अंदर जो वॉइस कमांड की टेक्नोलॉजी इंक्लूड थी उन स्पेशल एरोज़ के अंदर, तो वो क्या होते थे कि जैसे ही वो वॉइस कमांड होते थे तो वो जो केमिकल्स उस तीर के अंदर रहते थे वो एक्टिवेट हो जाते थे, और जैसे ही वो उसको छोड़ते थे वो किसी जगह पे पॉइंट आउट होकर के गिरते थे, तो वो क्या थे, केमिकल्स आपस में मिक्सअप होकर के क्या था, एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शंस क्रिएट कर देते थे। तो मे बी इस टेक्नोलॉजी के पीछे ये एक साइंस रही होगी, वरना इतने बड़े बड़े डिस्ट्रक्शंस ईजिली नहीं हो सकते किसी भी एक छोटे से एरो से। आप लोग ये बात भी जानते हो, और आप लोगों को पता है कि वो एरोज़ ही इतने ज़्यादा स्पेशल थे कि वो छोटे से एरोज़ होते थे, और क्या होता था कि वो एरोज़ कई कई किलोमीटर्स तक डिस्ट्रक्शन कर देते थे। आप लोग देख सकते हो कि जब एक बहुत ही बड़े बड़े बॉम्ब्स 1-2 किलोमीटर तक की रेंज में डिस्ट्रक्शन करते थे, तो वही छोटे छोटे एरोज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रेंज तक डिस्ट्रक्शन को अंजाम दे देते थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि यार उस टाइम पे भी टेक्नोलॉजी एक छोटी सी चीज़ में श्रिंक हो जाती थी इतनी ज़्यादा, जो कि आज की डेट में श्रिंक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग सोच सकते हो कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी भी कितनी ज़्यादा एडवांस थी, है ना। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि यार एंशिएंट टेक्नोलॉजी जो इंडिया के अंदर डिस्कवर्ड हुई थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी। अगर इंडिया के लोग उस चीज़ को अच्छे से अपना लेते, अच्छे से हर कोई लोग अगर हाईली इंटेलिजेंट होते, जैसे कि ऋषि मुनि होते थे, तो क्या था कि कहीं ना कहीं इंडिया और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की कर सकता था। लेकिन क्या हुआ कि इन ब्रिटिशर्स की वजह से हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं हम लोग तो पीछे रहे, और साथ ही साथ में ये हमारी कुछ टेक्नोलॉजीज़ अपने साथ ले भी गए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस टॉपिक को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी सिक्योर।